भाग 8। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। अगर संसार के कर्म को उनका समझ कर करती, उन्हीं को दे रही हूं, ये समझकर संसार को अपना हृदय देती, तो फिर कौन था जो मुझे दुख दे सकता है। बिस्तर पर पड़ी आशा बड़ी रात तक बहुत बातें सोचती रही, लेकिन तब भी ठीक कुछ न समझ सकी। आशा के बड़े चाचा के लौट जाने का दिन आया। जाने के पहले दिन शाम को अन्नपूर्णा ने आशा को अपनी गोदी में बिठाकर कहा, चुन्नी मेरी बिटिया, संसार के शोक दुख से सदा तुझे बचाते रहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जहां भी जितना भी कष्ट क्यों न मिले, अपने विश्वास अपनी भक्ति को दृढ़ रखना। तेरा धर्म जिससे अटूट रहे। आशा ने उनके चरणों की धूल ली, बोली, आशीर्वाद दो मौसी, ऐसा ही हो। आशा लौट आई। रूठकर विनोदिनी ने कहा, भाई किरकिरी, इतने दिन पीहर रही, खत लिखना भी पाप था क्या? आशा बोली, और तुमने तो लिख दिया जैसे। विनोदिनी, मैं पहले क्यों लिखती? पहले तुम्हें लिखना था। विनोदिनी के गले से लिपटकर आशा ने अपना कसूर मान लिया। बोली, जानती तो हो मैं ठीक लिख नहीं पाती। खासकर तुम जैसी पंडिता को लिखने में शर्म आती है। देखते ही देखते दोनों का विषाद मिट गया और प्रेम उमड़ आया। विनोदिनी ने कहा, आठों पहर साथ रहकर तुमने अपने पति देवता की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। कोई हरदम पास न रहे तो रहना मुश्किल। आशा, तभी तो तुम पर जिम्मेदारी सौंप गई थी, और साथ कैसे दिया जाता है यह तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। विनोदिनी, दिन को तो किसी तरह से कॉलेज भेजकर निश्चित हो जाती थी, मगर सांझ को किसी भी तरह से छुटकारा नहीं। किताब पढ़कर सुनाओ और ना जाने क्या पूछो मत, मचलने का तो अंत नहीं। आशा आई न काबू में। जब जी बहलाने में पटु हो तो लोग छुट्टी क्यों दें? विनोदिनी, मगर सावधान बहन, भाई साहब कभी तो ऐसी अति कर बैठते हैं कि धोखा होने लगता है। शायद मैं जादू मंत्र जानती हूँ। आशा, जादू तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? तुम्हारी विद्या जरा मुझे आ जाती तो जी जाती मैं। विनोदिनी, क्यों, किसके बंटाधार का इरादा है? जो सज्जन घर में है उन पर रहम करके किसी और को मोहने की कोशिश भी न करना। विनोदिनी को तर्जनी दिखाकर आशा बोली, चुप भी रह, क्या बक करती है। काशी से लौटने के बाद पहली बार आशा को देखकर महेंद्र ने कहा, तुम्हारी सेहत तो पहले से अच्छी हो गई है, काफी तंदुरुस्त होकर लौटी हो। आशा को बड़ी शर्म आई। उसकी सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए थी, मगर उस गरीब का बस नहीं चलता। आशा ने धीमे से पूछा, तुम कैसे रहे? पहले की बात होती तो महेंद्र कुछ तो मजाक और कुछ मन से कहता, मरा, मगर अभी मजाक करते न बना, गले तक आकर अटक गया। कहा, बेजा नहीं, अच्छा ही था। आशा ने गौर किया, महेंद्र पहले से कुछ दुबला ही हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों में कैसी एक तेज चमक है, कोई भीतरी भूख मानो आग की जीभ से उसे चाटे जा रही हो। आशा पीड़ित होकर सोचने लगी, स्वामी अपने दुरुस्त नहीं रहे, यहां मैं क्यों काशी चली गई? पति दुबले हो गए और खुद वह तगड़ी हो गई, इसके लिए उसने अपनी सेहत को धिक्कारा। महेंद्र देर तक सोचता रहा कि अब कौन सी बात की जाए। बोला, चाची मजे में है? उत्तर में कुशल क्षेम पाकर पूछने को दूसरी बात मन में लाना उसके लिए मुहाल हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था, उसे उठाकर वह अनमना सा पढ़ने लगा। आशा सिर झुकाए सोचने लगी, इतने दिनों के बाद भेंट हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? बल्कि लगा मेरी ओर उनसे ताकते भी न बना। महेंद्र कॉलेज से लौटा। जलपान करते समय राजलक्ष्मी थी। आशा भी घूंघट निकाले पास ही दरवाजा पकड़े खड़ी थी, लेकिन और कोई न था। राजलक्ष्मी ने परेशान सी होकर पूछा, आज तेरी तबीयत कुछ खराब है क्या महेंद्र? जैसे उब गया हो। महेंद्र बोला, नहीं ठीक है। राजलक्ष्मी, फिर तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है? महेंद्र फिर खींचे हुए स्वर में बोला, खा तो रहा हूं, और कैसे खाते हैं। गर्मी की सांझ, बदन पर एक हल्की चादर डाले महेंद्र छत पर इधर उधर घूमने लगा। बड़ी उम्मीद थी कि इधर जो पढ़ाई नियम से चल रही थी वह वैसी ही चलेगी। आनंद मठ लगभग खत्म हो चला है, किने चुने कुछ अध्याय रह गए थे। यूं जितनी भी निर्दयी हो विनोदिनी, ये बाकी अध्याय वह जरूर पढ़कर सुनाएगी। लेकिन शाम हो गई और महेंद्र को कुछ हासिल न हुआ तो वह सोने चला गया। सजी संवरी शर्माई आशा धीरे धीरे कमरे में आई। देखा महेंद्र बिस्तर पर सोया है। वह यह न सोच पाई कि किस तरह से आगे बढ़े। जुदाई के बाद जरा देर के लिए एक नई लज्जा होती है। जहां पर से जुदा होते हैं दोनों, ठीक वहां पर मिलने से पहले एक दूसरे को नए संभाषण की उम्मीद होती है। अपनी उस चिरपरिचिता सेज पर आशा आज बिन बुलाए कैसे जाए। दरवाजे के पास देर तक खड़ी रही। महेंद्र की कोई आहट न मिली। धीमे धीमे पग बढ़ी।
अचानक किसी गहने की आवाज हो उठती तो मारे शर्म के मर सी जाती। धड़कते हृदय से वह मच्छरदानी के पास जा खड़ी हुई। लगा महेंद्र सो गया है। उसका सारा साज श्रृंगार उसे सरवान के बंधन सा लगा। उसकी यह इच्छा होने लगी कि बिजली की गति से भाग जाए और जाकर और कहीं सो रहे। अपने जानते भरसक चुपचाप संकुचित होकर आशा बिस्तर पर गई। फिर भी इतनी आवाज तो जरूर हुई कि महेंद्र अगर सचमुच ही सोया होता तो जग पड़ता, लेकिन आज उसकी आंखें न खुली, क्योंकि दरअसल वह सो नहीं रहा था। वह पलंग के किनारे करवट लिए पड़ा था, लिहाजा आशा उसके पीछे लेट गई। पड़ी पड़ी आशा आंसू बहा रही थी। उधर मुंह करके सोने के बावजूद महेंद्र को इसका साफ पता चल रहा था। अपनी बेरहमी से वह चक्की की तरह कलेजे को पीस कर दुखा रहा था, लेकिन वह क्या कहे, कैसे स्नेह जताए, यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आशा ने खुद ही उसकी यह मुसीबत भगा दी। वह तड़के ही अपमानित साज सिंगार लिए उठकर चली गई। वह भी महेंद्र को अपना मुंह न दिखा सकी। आशा सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, मैंने क्या किया। लेकिन असली आफत जहां थी वहां उसकी नजर न पड़ी। महेंद्र बिनोदिनी को प्यार कर सकता है, इसकी संभावना तक उसके मन में न आ सकी थी। दुनिया के अनुभव उसे कुछ थे नहीं। इसके सिवा विवाह के कुछ ही दिन बाद से महेंद्र को जैसा समझ लिया था, वह उसके सिवा भी कुछ हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। महेंद्र आज कुछ पहले ही कॉलेज गया। कॉलेज जाते वक्त आशा सदा खिड़की के पास आ खड़ी होती और महेंद्र गाड़ी में से एक बार झांक लेता। यह उसका सदा का नियम था। इसी आदत के मुताबिक यंत्रवत वह खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अभ्यासवश महेंद्र ने भी एक बार निगाह उठाकर ताका। देखा, आशा खिड़की पर खड़ी है। देखते ही महेंद्र नजर झुकाकर अपनी गोद में रखी किताबें देखने लगा। आंखों में वह नीरव भाषा कहाँ थी वह बोलती हुई मुस्कान। गाड़ी निकल गई। आशा वहीं जमीन पर बैठ गई। यह दुनिया, यह गिरस्ती, सबका स्वाद फीका पड़ गया। अचानक आशा को लगा तिहारी बाबू काशी गए थे। यही सुनकर शायद वे नाराज हैं। इसके सिवा और तो कोई अप्रिय घटना इस बीच नहीं घटी, मगर इसमें मेरा क्या कसूर। सोचते सोचते एक बार अचानक मानो उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसे संदेह हुआ। शायद महेंद्र को यह शंका हो गई कि बिहारी के काशी जाने में उसकी भी सांठ डांट थी। राम राम, ऐसी शंका, शर्म की हद। महेंद्र अचानक गाड़ी से झांककर आशा का जो मलिन करुण मुखड़ा देख गया, उसे वह दिन भर अपने मन से न मिल सका। कॉलेज के लेक्चरों, छात्रों की कतारों में वह खिड़की, आशा का वह सूखा रूखा चेहरा, बिखरे बाल, मैली धोती और वह आकुल व्याकुल दृष्टि बार बार साफ लकीरों में खिंच आने लगी। कॉलेज का काम खत्म करके वह गोल दिग्गी के किनारे टहलने लगा। शाम हो गई। वह फिर भी तय न कर सका कि आशा से कैसा बर्ताव किया जाए। दयापूर्ण छल या कपट रहित निष्ठुरता कौन सा उचित है। बिनोदिनी का वह त्याग करे या न करे, यह बात ही मन में न आई। दया और प्रेम दोनों का दावा वह कैसे करे। आखिर उसने यह कहकर अपने मन को समझाया कि आज भी आशा के प्रति उसका जो प्रेम है वह बहुत ही कम स्त्रियों को नसीब होता है। वह स्नेह, वह प्रेम मिलता रहे तो आशा संतुष्ट क्यों न रहेगी। बिनोदिनी और आशा दोनों को जगह देने की योग्यता महेंद्र के प्रशस्त हृदय में है। बिनोदिनी से उसका संबंध जिस पवित्र प्रेम का है, उससे दाम्पत्य में किसी तरह की आंच न आएगी। मन को इस तरह समझाकर उसने एक भार उतार फेंका। दोनों में से किसी को छोड़े बिना दो चंद्रमा वाले ग्रह की तरह वह मजे में जीवन के दिन काट लेगा। यह सोचकर उसका जी खिल उठा। यह सोचकर वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा कि आज जरा पहले ही वह बिस्तर पर जा लेटेगा और स्नेह जतन से, मीठे वचन से आशा के मन की सारी वेदना धो देगा। उसके खाने के समय आशा मौजूद न थी, लेकिन सोने तो आएगी ही। यह सोचकर महेंद्र बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस सन्नाटे में सूनी सेज पर किस स्मृति ने महेंद्र के मन को छू लिया। विश्व वृक्ष के लिए बिनोदिनी से उस दिन की छीना झपटी याद आई। सांझ के बाद बिनोदिनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाना शुरू करती। धीरे धीरे रात हो आती। घर के सारे लोग सो जाते। सूने कमरे की स्तब्ध निर्जनता बिनोदिनी की आवाज आवेश से मानो धीमी हो आती, रुंध सी जाती। अचानक वह अपने को जब्त करके उठ खड़ी होती, किताब रख देती। महेंद्र कहता, चलो मैं तुम्हें सीढ़ी तक छोड़ आऊं। ये बातें याद आने लगी और सर्वांग में सिहरन होने लगी। रात क्रमश ज्यादा होने लगी। महेंद्र को रहकर आशंका होने लगी। अब आशा आएगी, अब आएगी, लेकिन वह न आई। महेंद्र ने सोचा, मैं तो अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। अब अगर वह नाहक ही नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं। और गहरी रात में उसने बिनोदिनी के ध्यान को गाढ़ा कर लिया। जब 1 बज गया,
तो महेंद्र से ना रहा गया। मसहरी हटाकर वह बाहर निकला, छत पर गया, देखा चांदनी रात बड़ी ही सुहानी हो रही है। महेंद्र की जमाने से रुकी पड़ी आकांक्षा अब अपने आप को न रोक सकी। जब से आशा आई, विनोदिनी की झलक भी न दिखाई दी। चांदनी से उमड़ी सूनी रात महेंद्र को मोह से आच्छन्न करके विनोदिनी की तरफ ठेलकर ले जाने लगी। महेंद्र नीचे उतरा, विनोदिनी के कमरे के पास गया, देखा कमरा बंद नहीं है। अंदर गया, सेज बिछी थी, उस पर कोई सोया न था। कमरे में आहट पाकर दक्षिण वाले खुले बरामदे से विनोदिनी ने पूछा, कौन है? रुंधे हुए गीले स्वर से महेंद्र बोला, मैं हूं विनोद। और महेंद्र सीधा बरामदे में पहुंच गया। गर्मी की रात, बरामदे में चटाई डालकर विनोदिनी के साथ राजलक्ष्मी सोई थी। उन्होंने कहा, महेंद्र, इतनी रात को तू यहां कैसे? अपनी काली धनी भौहों के नीचे से विनोदिनी ने महेंद्र पर वज्र कटाक्ष डाला। महेंद्र ने कोई जवाब न दिया, तेजी से वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह से ही घटा घुमड़ी रही। कुछ देर बेहद गर्मी थी, फिर काले काजल से मेघों में से झुलसा आकाश चिढ़ गया। आज महेंद्र समय से पहले ही कॉलेज चला गया। बदले हुए कपड़े फर्श पर पड़े थे। आशा गिन गिन कर कपड़े धोबी को देने लगी, हिसाब लिख रखने लगी। महेंद्र जरा लापरवाह है, इसी से आशा को हिदायत थी कि धोबी को कपड़े देते वक्त जेब जरूर देख लिया करे। आशा ने उसके कुर्ते की जेब में हाथ डाला कि एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी अगर जहरीला नाग बनकर उसी क्षण आशा की उंगली को काट खाती तो अच्छा था, क्योंकि तीखा जहर शरीर में फैल जाता और कुछ ही मिनटों में शायद उसका काम तमाम कर देता। लेकिन जहर मन में फैलता है तो मौत की पीड़ा तो होती है, मौत नहीं होती। खुली चिट्ठी निकालकर देखा तो विनोदिनी की लिखावट। पलक मारते आशा का चेहरा पीला पड़ गया। उस चिट्ठी को उसने बगल के कमरे में ले जाकर पढ़ा। कल रात तुमने जो हरकत की उससे भी जीना भरा। आज कर तुमने नौकरानी के हाथ छिपाकर मुझे पत्र भेजा। छे, उसने मन में क्या समझा होगा? दुनिया में मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दोगे तुम। मुझसे तुम क्या चाहते हो? प्यार। ये भिखमंगी क्यों आखिर? जन्म से तुम प्यार ही प्यार पाते आ रहे हो, फिर भी तुम्हारे लोभ का कोई हिसाब नहीं। मेरे प्रेम करने और प्रेम पाने की संसार में कोई जगह नहीं। इसीलिए मैं खेल में प्यार के खेद को मिटाया करती हूँ। जब तुम्हें फुर्सत थी तुमने भी उस झूठे खेल में हाथ बंटाया था, लेकिन खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? अब गर्द गुबार झाड़ पोंछकर वापस जाओ। मेरा तो कोई घर नहीं, मैं अकेली ही खेला करूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है तुम मुझे प्यार करते हो। खेल कूद में यह बात मान ली जा सकती है, मगर सच कहना हो तो इस पर यकीन नहीं करती। कभी तुम ये सोचते थे कि आशा को प्यार करते हो, वह भी झूठा था। और अब तुम्हारा ख्याल है तुम मुझे प्यार करते हो, यह भी झूठा है। असल में तुम सिर्फ खुद को प्यार करते हो। प्यार की प्यास से मेरी छाती तक सूख गई है और वह प्यास मिटाने का सहारा तुम्हारे हाथ में नहीं, यह मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो, बेशर्म होकर मुझे शर्मिंदा न करो। मेरे खेल का शौक भी पूरा हो चुका, अब पुकारोगे भी तो जवाब नहीं मिलेगा। खत में तुमने मुझे निर्दयी लिखा है। शायद यह सच हो, लेकिन मुझमें थोड़ी दया भी है, इसलिए आज मैंने दया करके तुम्हें त्याग दिया। कहीं तुमने मेरे इस पत्र का कोई जवाब दिया तो समझूंगी कि यहाँ से भागे। बिना तुमसे बचने का कोई उपाय नहीं। चिट्ठी का पढ़ना था कि लम्हे भर में आशा के चारों तरफ के सहारे टूट गिरे। शरीर की सारी शिराएं मानो एक बागी थम गई। सांस लेने के लिए हवा तक मानो न रही। सूरज ने उसकी आंखों के सामने से जैसे सारी रोशनी समेट ली। आशा ने पहले दीवार थामी, फिर अलमारी और फिर कुर्सी पकड़ते पकड़ते जमीन पर गिर पड़ी। अंत में कलेजा दबाकर वो सांसें भरती हुई बोल पड़ी, मौसी। स्नेह के इस संभाषण के उमड़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रुलाई पर रुलाई और फिर रुलाई। आखिर जब रुलाई थमी तो वह सोचने लगी, लेकिन इस चिट्ठी का मैं क्या करूंगी? कहीं उन्हें पता चल जाए कि यह चिट्ठी मेरे हाथ लग गई है तो। ऐसे में उनकी शर्मिंदगी की याद करके आशा बेतरह कुंठित होने लगी। सोचकर आखिर यह तय किया कि चिट्ठी को उसी कुर्ते की जेब में रखकर उसे खूंटी पर लटका देगी, धोबी को न देगी। इसी विचार से चिट्ठी लिए वह सोने के कमरे में गई। इस बीच मैले कपड़ों की गठरी से टिककर धोबी सो गया था। वह कुर्ते की जेब में चिट्ठी डालने की चेष्टा कर रही थी कि आवाज सुनाई दी, भई किरकिरी। चिट्ठी और कुर्ते को झटपट पलंग पर डालकर वह उस पर बैठ गई। विनोदिनी अंदर आकर बोली, धोबी कपड़े बहुत उलट पुलट करने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगाए गए हैं मैं उन्हें ले जाती हूँ। आशा विनोदिनी की ओर न देख सकी, चेहरे के भाव से सब कुछ जाहिर न हो जाए, इसलिए खिड़की की ओर मुंह करके वह आसमान ताकती रही। होंठ से होंठ दबाए रही कि आंखों से आंसू न बह आए। विनोदिनी छिटक गई। एक बार आशा को गौर से देखा
सोचा, ओ समझी, कल का वाकया मालूम हो गया है, लेकिन सारा गुस्सा मुझी पर, मानो कसूर मेरा ही है। उसने आशा से बात करने की कोशिश ही न की। कुछ कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। एक बार मिलकर देखने की इच्छा हुई। वह खत खोलने लगी कि इतने में लपक कर महेंद्र कमरे में आया। जाने क्या उसे याद आया कि लेक्चर के बीच से ही अचानक उठकर चला आया। आशा ने पत्र आंचल में छिपा लिया। आशा को कमरे में देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसके बाद व्यग्र दृष्टि से कमरे के इधर उधर देखने लगा। आशा ताड़ गई कि महेंद्र क्या ढूंढ रहा है, लेकिन चिट्ठी को चुपचाप जहां थी वहां रखकर वह कैसे भाग खड़ी हो, यह न समझ सकी। महेंद्र एक एक करके मैले कपड़े उठा उठाकर देखने लगा। महेंद्र की उस बेकार कोशिश को देखकर आशा से ना रहा गया। उसने कुर्ते और चिट्ठी को फर्श पर फेंक दिया और दाएं हाथ से पलंग के डंडे को थामकर मुंह गड़ा लिया। महेंद्र ने बिजली की तेजी से चिट्ठी उठाई। एक पल को आशा की ओर कुछ न बोलते हुए, लेकिन कुछ कहने के अंदाज में उसने देखा मगर कुछ कहा नहीं। फिर तुरंत आशा को सीढ़ियों पर उसके तेज कदम की आहट मिली। इधर धोबी ने पुकारा, माँ जी, कपड़े देने में और कितनी देर करेंगी? बड़ी देर हो गई, मेरा घर भी तो पास नहीं। राजलक्ष्मी ने आज सुबह से बिनोदिनी को बुलाया नहीं? रोज की तरह बिनोदिनी भंडार में गई। राजलक्ष्मी ने सिर उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। या देखकर भी उसने कहा, बुआ तबीयत ठीक नहीं है क्यों? हो भी कैसे? कल रात भाई साहब ने तो करतूत की। पागल से धमके, मुझे तो फिर नींद ही ना आई। राजलक्ष्मी मुंह लटकाए रही, हाँ ना कुछ न कहा। बिनोदिनी बोली, किसी बात पर चख चख हो गई होगी आशा से। कुछ भी कहो बुआ, नाराज मत होना। तुम्हारे बेटे में चाहे हजारों सिफ्त हों, धीरज जरा भी नहीं, इसीलिए मुझसे हरदम झड़प ही होती रहती है। राजलक्ष्मी ने कहा, तो हूं, झूठ मूठ बकती जा रही हो तुम, मुझे आज कोई भी बात नहीं सुहाती। बिनोदिनी बोली, मुझे भी कुछ नहीं सुहा रहा है बुआ, तुम्हारे दिल को ठेस लगेगी, इसी डर से झूठ से मैं तुम्हारे बेटे का गुनाह ढंकना चाहती थी, लेकिन इस हद को पहुंच गया है कि अब ढका नहीं रहना चाहता। राजलक्ष्मी, अपने बेटे का गुण दोष मुझे मालूम है, मगर तुम कैसी मायाविनी हो ये पता न था। बिनोदिनी न जाने क्या कहने जा रही थी कि अपने को जब्त कर गई। बोली, ये बेजा है बुआ, कोई किसी को नहीं जानता, अपने मन को ही क्या सब कोई जानते हैं। कभी क्या तुम्ही ने अपनी बहू से डहा करके इस मायाविनी के जरिए अपने बेटे का मन मोहने की कोशिश नहीं कराई थी? जरा सोच कर देखो। राजलक्ष्मी आग सी दहक उठी। बोली, अभागिन लड़के के लिए तू मां पर ऐसा आरोप लगा सकती है? जीभ गलकर नहीं गिरेगी तेरी। बिनोदिनी उसी अडिग भाव से बोली, बुआ, हम है मायाविनी की जात, मुझ में कौन सी माया थी मैं ठीक ठाक नहीं जानती थी? तुम्हें पता था? तुम में भी क्या माया थी इसका तुम्हें ठीक पता न था? मैं जानती थी, मगर तो माया जरूर थी, नहीं तो ये घटना न घटती। मैंने भी कुछ जानते कुछ अजानते फंदा डाला था, और फंदा तुमने भी कुछ तो जानकर बिना जाने डाला था। हमारी जात का धर्म ही ऐसा है, हम मायाविनी हैं। क्रोध के मारे राजलक्ष्मी का कंठ चकर गया। वह तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। बिनोदिनी सूने कमरे में जरा देर स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आग जल उठी। सुबह का काम काज चुक गया तो राजलक्ष्मी ने महेंद्र को बुलवा दिया। महेंद्र समझ गया कल रात की घटना के बारे में कहेंगी। इस बीच बिनोदिनी से चिट्ठी का उत्तर पाकर उसका मन बेकल हो गया। उसी आघात के प्रतिघात स्वरूप उसका लहराया हृदय बिनोदिनी की ओर जोरों से दौड़ रहा था। इस स्थिति में मां से सवाल जवाब करना उसके लिए कठिन था। वह खूब समझ रहा था, जहां से मां ने बिनोदिनी के बारे में उसे फटकार बताई कि वह विद्रोही की तरह सच बता देगा, और सच कहते ही भीषण गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस समय कहीं बाहर जाकर सारी बातों पर ठीक से गौर कर लेना ठीक है। महेंद्र ने नौकर से कहा, मां से जाकर कह दे, आज कॉलेज में मुझे विशेष काम से जल्दी जाना है, लौटकर मिलूंगा। और तुरंत कपड़े पहनकर बिना खाए पिए वह भाग खड़ा हुआ। बिनोदिनी की जिस सख्त चिट्ठी को वह आज सुबह से ही बारंबार पढ़ता और जेब में लिए लिए फिरता रहा, जल्दी में वह चिट्ठी कुर्ते में ही छोड़कर चला गया। एक झमक बारिश हो गई, फिर घुमडन सी हो रही। बिनोदिनी का मन आज खींचा हुआ था। उसका मन भी जब ऐसा होता है तो वह काम ज्यादा करती है, इसीलिए आज घर भर में जितने भी कपड़े मिले सबको बटोरकर निशान लगा रही थी। आशा से कपड़े मांगने गई तो उसके चेहरे का भाव देखकर उसका मन और भी बिगड़ गया। संसार में अगर कसूरवार ही ठहरना है तो उसकी सारी जहमतें ही क्यों झेले, कसूर के सुखों से ही क्यों वंचित हों। झमाझम बारिश शुरू हो गई। बिनोदिनी कमरे के फर्श पर आ बैठी। सामने कपड़ों का पहाड़ लगा था। नौकरानी एक एक कपड़ा उसकी ओर बढ़ा रही थी और वह स्याही से उस पर हरूफ उगा रही थी। महेंद्र ने कोई आवाज न दी।
दरवाजा खोलकर सीधा कमरे में दाखिल हो गया। नौकरानी घूंघट निकालकर वहां से भाग गई। विनोदिनी ने अपनी गोद पर का कपड़ा उतार फेंका और बिजली सी लपक खड़ी हुई। बोली, जाओ मेरे कमरे से चले जाओ। महेंद्र बोला, क्यों, मैंने क्या किया है? विनोदिनी, क्या किया है? डरपोक, कायर। कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है तुम्हें? न प्यार करना आता है, न कर्तव्य का पता है। बीच में मुझे क्यों लोगों की नजरों में गिरा रहे हो? महेंद्र, तुम्हें प्यार नहीं किया, यह क्या कहती हो? विनोदिनी, मैं यही कह रही हूं। चोरी, चुप चुप, छोप तोप, एक बार इधर तो एक बार उधर। तुम्हारी यह चोर जैसी हरकत देखकर मुझे नफरत हो गई है। अब अच्छा नहीं लगता? तुम जाओ यहां से। महेंद्र मुरझा गया। पुनः, तुम मुझसे नफरत करती हो विनोद? विनोदिनी, हाँ करती हूं। महेंद्र, अब भी प्रायश्चित करने का समय है। मैं अगर दुविधा न करूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दूं, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? यह कहकर महेंद्र ने जोर से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विनोदिनी बोली, छोड़ो, डर लगता है। महेंद्र, लगने दो, पहले बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी? विनोदिनी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। महेंद्र, क्यों नहीं चलोगी? तुमने ही मुझे खींचकर सर्वनाश के जबड़े में पहुंचाया। अब आज तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, चलना ही पड़ेगा तुम्हें। महेंद्र ने बलपूर्वक विनोदिनी को अपनी छाती से लगाया और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें ले जाकर ही रहूंगा, और चाहे जैसे भी हो, प्यार तुम्हें करना ही पड़ेगा। विनोदिनी ने जबरदस्ती अपने को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया। महेंद्र ने कहा, चारों तरफ आग लगा दी है, अब बुझा भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती। कहते कहते महेंद्र की आवाज ऊंची हो आई, जोर से बोला, आखिर ऐसा खेल तुमने खेला क्यों? विनोद, अब इसे खेल कहकर टालने से छुटकारा नहीं, तुम्हारी और मेरी अब एक ही मौत है। राजलक्ष्मी अंदर आई, बोली, क्या कर रहा है? महेंद्र की उन्मत्त निगाह पल भर को मां की ओर फिर गई। उसके बाद उसने फिर विनोदिनी की तरफ देखकर कहा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा हूं, बताओ, तुम मेरे साथ चलती हो? विनोदिनी ने नाराज राजलक्ष्मी के चेहरे की ओर एक बार देखा और अडिग भाव से महेंद्र का हाथ थाम कर बोली, चलूंगी। महेंद्र ने कहा, तो आज भर इंतजार करो, मैं चलता हूं, कल से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई ना होगा। कहकर महेंद्र चला गया। इतने में धोबी आ गया। विनोदिनी से उसने कहा, माँ जी, अब तो जाने ही दीजिए, आज फुर्सत नहीं है, तो मैं कल आकर कपड़े ले जाऊंगा। नौकरानी आई, बहू जी, सईस ने बताया है, कोड़े का दाना खत्म हो गया है। विनोदिनी इकट्ठा 7 दिन का दाना अस्तबल में भिजवा दिया करती थी और खुद खिड़की पर खड़ी होकर घोड़ों के खाने पर नजर रखती थी। नौकर गोपाल ने आकर खबर दी, बीबी जी, झाड़ूदार से दादाजी साधुचरण की झड़प हो गई है। वह कह रहा है, उसके तेल का हिसाब समझ लें, तो वह दीवान जी से अपना लेना देना चुकाकर नौकरी छोड़ देगा। गृहस्थी के सारे काम काज पहले की तरह चलते रहे। बिहारी अब तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, एन इम्तिहान के वक्त छोड़ दिया। कोई अचरज से पूछ बैठता तो कहता, पराई सेहत की बात फिर देखी जाएगी, पहले अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल जरूरी है। असल में बिहारी के अध्यवसाय की हद न थी, कुछ न कुछ किए बिना रहना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि यश की प्यास, दौलत का लोभ और गुजर बसर के लिए कमाने ढमाने की उसे बिल्कुल जरूरत न थी। कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद पहले वह इंजीनियरिंग सीखने के लिए शिवपुर में दाखिल हुआ था। उसे जितना सीखने का कौतूहल था और हाथ के जितने भर हुनर की वह जरूरत महसूस करता था, उतना भर हासिल कर लेने के बाद ही वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। महेंद्र साल भर पहले डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज गया था। कॉलेज के लड़कों में इन दोनों की मैत्री मशहूर थी। मजाक से सब इन्हें जुड़वा कहा करते थे। पिछले साल महेंद्र परीक्षा में लुढ़क गया और दोनों दोस्त साथ हो गए। अचानक यह जोड़ी टूट कैसे गई, संगी साथियों की समझ में न आया। रोज जहां महेंद्र से भेंट अवश्यंभावी होती, मगर पहले जैसी ना हो पाती, वहां बिहारी हरगिज न जा सका। सबको विश्वास था, बिहारी खूब अच्छी तरह पास होगा और सम्मान तथा पुरस्कार जरूर पाएगा, लेकिन उसने इम्तिहान ही न दिया। बिहारी के घर के पास ही एक झोंपड़े में राजेंद्र चक्रवर्ती नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। छापे खाने में 12 रुपए की नौकरी करके अपनी रोटी चलाता था। बिहारी ने उससे कहा, अपने लड़के को तुम मेरे जिम्मे कर दो, मैं उसे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। बेचारा ब्राह्मण तो मानो जी गया। उसने खुशी खुशी अपने 8 साल के लड़के बसंत को बिहारी के हाथों सौंप दिया। बिहारी उसे अपने तरीके से शिक्षा देने लगा। बोला, 10 साल की उम्र तक मैं इसे किताब न छूने दूंगा, जबानी पढ़ाऊंगा। उसके साथ खेलने में, उसे लेकर मैदान, म्यूजियम, चिड़ियाघर, शिवपुर का बगीचा घूमने में बिहारी के दिन कटने लगे।
जबानी अंग्रेजी सिखाता, कहानियों में इतिहास बताना, बालकों के मनोभाव का अध्ययन और विकास। बिहारी के पूरे दिन का यही काम था, अपने को वह पल भर का भी अवकाश न देता। उस दिन शाम को घर से निकलने की गुंजाइश न थी। दोपहर को बारिश थम रही थी, शाम को फिर शुरू हो गई। अपने दुमंजिले के बड़े कमरे में बत्ती जलाकर बिहारी बसंत के साथ अपने नए ढंग का खेल खेल रहा था। अच्छा, कमरे में लोहे के कितने शहतीर हैं जल्दी बताओ। बिहारी हार गए। 18 हैं। बिहारी ने झट खिड़की की झिलमिली खोलकर पूछा, कितने पल्ले हैं इसमें? और झिलमिली उसने बंद कर दी। बसंत ने कहा, 6। जीत गए। यह बेंच कितनी लंबी है, इस किताब का वजन क्या होगा? ऐसे सवालों से वह बसंत के दिमाग विकास की चेष्टा कर रहा था कि बैरे ने आकर कहा, बाबूजी, एक औरत पेन। उसका कहना खत्म भी न हो पाया था कि बिनोदिनी कमरे में आ गई। बिहारी ने अचरज से कहा, यह क्या भाभी? बिनोदिनी ने पूछा। तुम्हारे यहाँ अपनी सगी कोई स्त्री नहीं बिहारी? अपनी सगी भी कोई नहीं, पराई भी नहीं, बुआ है, गांव में रहती है। बिनोदिनी, तुम मुझे अपने गांव वाले घर ले चलो। बिहारी, किस नाते? बिनोदिनी, नौकरानी के नाते। मैं काम काज करूंगी। बिहारी, बुआ को कैसा लगेगा? उन्होंने नौकरानी की जरूरत तो बताई नहीं है। खैर, पहले यह तो बताओ, अचानक ऐसा इरादा कैसे? बसंत, तुम जाकर सो रहो। बसंत चला गया। बिनोदिनी बोली, बाहरी घटना से तुम अंदर की बात जरा भी नहीं समझ सकोगे। बिहारी, न समझूं तो भी क्या, गलत ही समझ लूं तो क्या हर्ज है? बिनोदिनी, अच्छी बात है, न तो गलत ही समझना। महेंद्र मुझे प्यार करता है। बिहारी, यह खबर कुछ नई तो है नहीं, और न कोई ऐसी ही खबर है कि दोबारा सुनने को जी चाहे। बिनोदिनी, बार बार सुनाने की इच्छा भी नहीं अपनी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं, मुझे पनाह दो। बिहारी, इच्छा नहीं है। यह आफत आखिर ढाई किसने? महेंद्र जिस रास्ते जा रहा था, उससे उसे डिगाया किसने? बिनोदिनी, मैंने डिगाया है। तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, यह सारी करतूत मेरी है। मैं बुरी हूं या जो कुछ भी हूं, जरा मुझ जैसे होकर मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो। मैंने अपने जी की ज्वाला से महेंद्र की दुनिया में आग लगाई है। एक बार ऐसा लगा कि मैं महेंद्र को प्यार करती हैं, लेकिन गलत है। बिहारी, अगर प्यार ही हो तो भला कोई ऐसी आग लगा सकती है? बिनोदिनी, भाई साहब, ये सब आपके शास्त्र की बात है। ये बातें सुनने जैसी मति अभी अपनी नहीं हुई। अपनी पोथी पटक कर एक बार अनर्त्यामी की तरह मेरे दिल की दुनिया में बैठो। आज मैं अपना भला बुरा सब तुमसे कहना चाहती हूँ। बिहारी, पोथी क्या यूं ही खोले बैठा हूँ भाभी? हृदय को हृदय के कानून से समझने की जिम्मेदारी अनर्त्यामी पर ही रहे। हम पोथी के अनुसार न चलें तो अंत में पार नहीं पड़ने का। बिनोदिनी, बेहिया होकर कहती हूँ, सुनो, तुम मुझे लौटा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, मगर वह अंधा है, मुझे नहीं समझता। कभी यह लगा था कि तुमने मुझे समझा है, कभी तुमने मुझ पर श्रद्धा की थी। सच सच बताओ, आज इस बात को छिपाने की कोशिश मत करो। बिहारी, सच है, मैंने श्रद्धा की थी। बिनोदिनी, तुमने गलती नहीं की थी भाई साहब, लेकिन जब समझ ही लिया, जब श्रद्धा की ही थी, तो फिर वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्यार करने में तुम्हें क्या बाधा थी? आज मैं बेहिया बनकर तुम्हारे पास आई हूं और बेहिया होकर ही तुमसे कहती हूँ, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरी फूटी तकदीर या तुम भी आशा की मोहब्बत में गर्क हो गए ना? नाराज नहीं हो सकते तुम। बैठो, आज मैं छिपाकर कुछ नहीं कहना चाहती। आशा को तुम प्यार करते हो, इस बात का जब खुद तुम्हें भी पता न था, मैं जानती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि आशा में तुम लोगों ने देखा क्या है, बुरा या भला? उसके पास है क्या? विधाता ने क्या मर्दों को जरा भी अंतर्दृष्टि नहीं दी है? तुम लोग आखिर क्या देखकर, कितना देखकर दीवाने हो जाते हो? बिहारी उठ खड़ा हुआ, बोला, आज तुम जो कुछ भी कहोगी, आदि से अंत तक मैं सब सुनूंगा, मगर इतनी ही विनती है, जो बात कहने की नहीं है वह मत कहो।